अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नमः। आज ग्रंथ पाठ श्रृंखला के अंतर्गत लघु जातकम नामक इस ग्रंथ के 9वें अध्याय, जो कि आयुर्दायाध्याय है, इसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। और आचार्य वराह मिहिर द्वारा वर्णित लघु जातकम में आयु विषयक बातों को देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले आचार्य कहते हैं ग्रह की आयु। तो ग्रह की आयु कैसे निकालें, ग्रह के आधार पर कैसे, क्योंकि सभी ग्रहों के आयु के आधार पर जीव को या मानव को आयु प्राप्त होता है। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं राश्यंस कला गुणिता द्वादश नवभिर्ग्रहस्य भगणेभ्यः द्वादश हृतावशेषे अब्दमास दिन नाडिका क्रमशः। तो क्या कह रहे हैं, राश्यंस कला गुणिता द्वादश नवभिर्ग्रहस्य भगणेभ्यः। इनका कहना है कि जो भी ग्रह स्पष्ट प्राप्त हो, जो ग्रह स्पष्ट प्राप्त हो उसमें पहले क्या करना है, उसमें पहले द्वादश गुणिता, गुणिता शब्द से होगा गुणा करना, द्वादश से 12, 12 से क्या करना है, गुणा कर देना है किसको, ग्रह को। फिर जो आएगा गुणनफल, उस गुणनफल में नवभिर, नवभि, 9 से भी, 9 से भी क्या करना है, 9 से भी गुणा कर देना किसको, गुणनफल को। पहला को जो गुणा किए तो गुणनफल प्राप्त हुआ, तो उस गुणनफल में हम क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, भगण, भगणेभ्यः, उस भगण, वो भगण हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, द्वादश हृता। अब इसमें भगण में 12 से भाग दे देंगे। 12 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ष, वर्ष मास दिन और घटी। ठीक है। अब ये होगा कैसे, तो मान के चलिए एक छोटा सा हम आपको उदाहरण बता देते हैं एक का। क्या कह रहे हैं कि एक कोई ग्रह स्पष्ट हो, 4, 20, 5, 25, ये मान के चलिए सूर्य स्पष्ट है। सूर्य स्पष्ट हो गया। अब इस सूर्य स्पष्ट को क्या करना है, इनका कहना है पहले 12 से गुणा करिए फिर 9 से गुणा करिए। तो चलिए 12 से गुणा कर लेते हैं। जैसा श्लोक कह रहे हैं इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन आचार्य जैसे कह रहे हैं पहले वैसे समझते। तो 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 हो गया। अब 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 240, 12 चौक 48, ये हो गया। अब इनका कहना है इस गुणनफल में हम 8 से गुणा कर देंगे, 9 से, नव भी 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 से गुणा कर देते हैं, 9 जीरो जीरो, 9 जीरो जीरो, 9 तिया 27, 6 नवे 54, 9 चौक 36 का 6, 9 जीरो जीरो पहले होगा, 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 3 21, फिर क्या है 8 नवे 72 का 2, 4 नवे 36, 7 43, हो गया। 9 72 का 2, 9 चौक 36, 7 43, ये आ गया हमको गुणनफल।
अब इसको देखिए, हम चाहते तो एक ही साथ में क्या करते, 12 से भी गुणा करना है, 9 से गुणा करना है, तो 12 9 को गुणा करेंगे 108 होगा। 108 से ही हम इसको डायरेक्ट गुणा करते, लेकिन 108 से गुणा करना कठिन होगा, ये कहीं ना कहीं आचार्य जी को भी पता था, वराह मिहिर जी को। इसलिए क्या किए, पहले 12 से और फिर 9 से, 12 से गुणा करना, 9 से गुणा करना कठिन भी नहीं है और आसानी से हो भी जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो क्रम से जैसे जैसे है, ये 60 का है, क्योंकि ये क्या हमको बनाना पड़ रहा है, वर्ष मास दिन घटी, इस तरह से हमको बनाना है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको 60 से ही भाग देना है इसमें। तो 60 से हम भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने के बाद जो फल होगा उसको इसमें जोड़ेंगे, फिर 60 से दे देंगे, इसमें जोड़ेंगे, 30 से दे देंगे, इसमें जोड़ेंगे, 12 से दे देंगे। तो यहाँ पर 60 से पड़ेगा, 60 से पड़ेगा, 30 से पड़ेगा और यहाँ पर 12 से पड़ेगा। 12 से भाग देने के बाद जो भागफल होगा, भागफल अंतिम, ये भागफल क्या होगा, ये भागफल वर्ष होगा। ठीक, और इधर जो रहेगा वो मास होगा। फिर 30 वाले में दिन, फिर 60 वाले में घटी पल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो फिर हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये हो गए क्रम से हमारे ग्रहों की, सभी ग्रह का इसी प्रकार से निकलेगा, वर्ष मास दिन। ठीक है, जो भी वर्ष आ जाएगा, मास आ जाएगा, दिन आ जाएगा, वो उस ग्रह के द्वारा प्रदत्त आयु होगा। तो सभी ग्रह का इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे, सातों ग्रहों का। ठीक है, तो सातों ग्रहों का जब हम निकालेंगे, देखिए भट्टोत्पल जी भी उदाहरण में बताए हुए हैं। स्पष्ट ग्रह जो है, स्पष्ट ग्रह को द्वादश भीड़ गुणिता 12 से गुणा कर दिए, फिर पुनः नव भीड़ गुणिता 9 से गुणा कर दिए, जो प्राप्त हुआ विलिप्ता विलिप्त कासु एतासु षष्ट्या भागम अपहृत्या, इसमें 60 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। ठीक है, तो भाग देने के बाद जो लास्ट में शेष बचा है, अभी हम भी आपको ऊपर में बताए हैं, यहाँ जो लास्ट में शेष बचा था उसमें क्या किए, 12 से भाग दे दिए। और फिर लास्ट वाला हम्म, जो शेष बचता गया, वो शेष क्या हो गया, वर्ष मास दिन होता चला गया। ठीक है, 12 से जो भाग देंगे, 12 से भाग देने के बाद जो अंतिम आएगा वो द्वादश भागे ना, देखिए यहाँ दिया हुआ है, भगणेभ्यो, जो भगण है, जो राशि का समूह है उसको भगण कहते हैं। उस भगण में हम 12 से भाग दे देंगे। लब्धि जो होगा वो वर्ष हो जाएगा और शेष जो होगा वो मास, फिर अगले का शेष दिन, उसके अगले का घटी, फिर पल, अधोदह क्रम से ये क्या हो जाएगा, वर्ष मास घटी, वर्ष मास दिन घटी प्राप्त हो जाएगा। सर्वेशम ग्रहाणाम करणीयम, इसी प्रकार से सभी ग्रहों का करना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से आयु साधन हम कर लेंगे सभी ग्रह का। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, आप इसमें का हिंदी भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत होगी पूछिएगा, जरूर बताएंगे। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि लग्न का भी साधन हमको करना है। तो लग्न का साधन क्या करना है, होरादायो अपि एवं बलयुक्ता युक्त अन्यानि राशि तुल्यानि। अब क्या कह रहे हैं कि यदि जैसे हम ग्रह का साधन किए, उसी प्रकार से हम लग्न का भी साधन करेंगे, लेकिन अगर बल युक्त लग्न स्पष्ट है तो क्या कह रहे हैं, बल युक्ता तदा अन्यानि वर्षानि राशि तुल्यानि प्रयच्छन्ति। इसमें यदि लग्न स्पष्ट हमारा बलवान है, अत्यधिक बली है, षडबल में बली हो जा रहा है, या फिर उसको बुध गुरु देख रहा हो, लग्नेश की स्थिति ठीक हो तो बली हो जाएगा। तो जितनी भी राशि होगी, जैसे मिथुन राशि है तो 3 वर्ष उससे प्राप्त हो जाएगा। राशि तुल्यानि, राशि के तुल्य क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ष प्राप्त हो जाएगा। वर्षाणि संप्रयच्छति अनुपाताच अंश कलादि फलम, अनुपात से क्या करेंगे, अंश कला आदि का हम फल ज्ञात कर लेंगे। अब राशि प्राप्त हो गया,
अब जैसे ऊपर हम निकाले हैं उसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, अनुपात से राशि से वर्ष और अंश से दिन आदि को हम निकाल लेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि अब देखिए अनुपात भी नीचे यहाँ पर ये बता दिए हैं कि 30 अंश में क्या हो रहा है, 12 मास हो रहा है। तो एक अंश में 12 दिन हो रहा है, 30 अंश में 12 मास, तो एक अंश में कितना, 12 दिन। कैसे, तो एक मास में 30 दिन है, तो 30 अंश में 360 दिन हो रहा है। तो 30 से कम 30, 6 0, 30 दूनी 60। तो एक अंश बराबर कितना हो गया, एक अंश बराबर 12 दिन हो गया। तो अनुपात से इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो राशि जितना है, राशि बराबर तो वर्ष हो गया, राशि तुल्य तो वर्ष हो गया। अब राशि तुल्य वर्ष हो गया, लेकिन अंश तुल्य तो मास नहीं होगा। तो अंश तुल्य मास नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, एक अंश बराबर 12 दिन, तो उसी हिसाब से जैसे अगर 5 अंश है तो क्या करेंगे हम, 5 तिया 12 पंचे 60, 60 हो गया, 2 मास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अनुपात से मास निकाल लेंगे और उसी अनुपात से फिर हम क्या करेंगे, दिन वगैरह निकाल लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं और इसमें विशेष क्या कह रहे हैं, देखिए केवल ये ग्रंथ में दिया हुआ है, इसीलिए यही वराहमिहिर बृहद जातकम में इससे अधिक विशेष जो है दृष्टिपात करते हुए इसको लिखे हैं और इससे ज़्यादा उस पर जो है प्रकाश डाले हैं। ठीक है, किंतु हमको आयुर्दाय के बारे में आचार्य जी का रहा होगा कि आरंभ में हम थोड़ा बता दें, इसलिए यहाँ पर थोड़ा जो है ऊपर ऊपर से बताते हुए, ग्रह साधन करते हुए और उसका थोड़ा सा ह्रास वृद्धि बताते हुए निकल गए इस ग्रंथ में। तो आगे क्या कह रहे हैं, अगला लोग कह रहे हैं कि मान के चलिए कोई वर्गोत्तम हो जाए या फिर अपने नवमांश का हो जाए, अपने दृष्कान का हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो क्या कह रहे हैं, वर्गोत्तम स्वराशि दृष्कान नवांश के सकृद द्विगुणम वक्र उच्चयोः त्रिगुणितम द्वित्रिगुणत्वे सकृत त्रिगुणम। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात और बहुत समझ वाली बात बता दी कि ठीक है, जो गणित आप किए हैं क्या वो गणित क्रम से वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, उसमें भी ह्रास वृद्धि होगा। कैसे होगा, वर्गोत्तम मान के चलिए, सूर्य स्पष्ट जो हम अभी आपको बताए थे, वो सूर्य स्पष्ट अभी हम सिंह राशि का बताए थे। सिंह राशि में सूर्य वर्गोत्तम का होता है, ये आप लोगों को समझना है। पीछे भी बताया जा चुका है कि कितने अंश तक कौन वर्गोत्तम होगा, कितने अंश तक जो है स्वराशि होगा, तो ये आपको देखना है। वर्गोत्तम स्वराशि दृष्कान नवांश के सकृत द्विगुणम। क्या कह रहे हैं कि ग्रह वर्गोत्तम का हो, ग्रह क्या हो, ग्रह वर्गोत्तम का हो जाए, वर्गोत्तम हो, स्वराशि का हो। स्वराशि के बाद क्या कह दिए, अपने दृष्कान स्वदृष्कान का हो। फिर क्या कह दिए, स्वनवमांश का हो। इसमें से कोई सा भी हो, ठीक है। तो सकृत तुरंत ही उसमें क्या कर देना चाहिए, उसके आयु को, जो भी आयु प्राप्त है, आयु को क्या करना चाहिए, द्विगुणित करना चाहिए, द्विगुणित करना चाहिए। ठीक है, द्विगुणित कर दिए। जो भी आयु प्राप्त होगा, जितना भी, मान के चलिए 3 वर्ष प्राप्त हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको द्विगुणित करके 6 वर्ष मान लेंगे। किसको, सभी को नहीं करना है। जो वर्गोत्तम है, जो अपने दृष्टान का है, जो अपने नवमांश का है या अपने राशि का है, उसी को क्या करना है, उसके मान को, उसके आयु को द्विगुणित करना है। वर्ष को भी, मास को भी, दिन को भी, घटी को भी, सबको द्विगुणित कर देना है। अब क्या कह रहे हैं आगे, वक्रोच्चयोः त्रिगुणितम। अब कोई ग्रह वक्री है, क्या है, वक्री ग्रह, या फिर उच्च उच्च राशिस्थ हो, उच्च ग्रह उच्च राशि में बैठा हुआ हो, ये दोनों है, तो क्या करना चाहिए, उसके आयु को त्रिगुणित करना चाहिए, त्रिगुणित। ठीक है, त्रिगुणित करना चाहिए, मतलब 3 वर्ष की आयु है तो उसको 3 से गुणा करके हम क्या करेंगे, 9 वर्ष मान लेंगे। ठीक है,
कब, किस स्थिति में? जब ग्रह वक्री है या फिर जब ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित है। मान के चलिए मेष में सूर्य है तो अपने उच्च का हो गया, सूर्य चंद्र तो वक्री होंगे नहीं, तो सूर्य चंद्र पर तो उच्च अप्लाई होगा। तो अब मेष का सूर्य है, उच्च है, तो कितने अंश तक होगा? तो वहां पर परम उच्च 10 अंश लेंगे, 1 से 10 अंश तक उच्च ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं? द्वित्रिगुणत्वे, यदि द्विगुणित भी प्राप्त हो रहा हो कोई एक ही ग्रह और त्रिगुणित भी प्राप्त हो रहा हो, तब क्या करना चाहिए? मान के चलिए कि कोई ग्रह है, अपने मूलत त्रिकोण का भी हो रहा है, अपने उच्च का भी हो रहा है। मान के चलिए बुध है, कन्या राशि में है, ठीक है। तो कन्या राशि उसका मूल त्रिकोण भी है, स्वराशि भी है, उच्च राशि भी है। तो एक स्थिति में जब वो दोनों प्राप्त हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तब सकृत द्वित्रिगुणत्वे सकृत त्रिगुणम, तो तत्काल उसमें क्या करना चाहिए? जो अधिक वाला है, त्रिगुणित वाला है विचार, वो करना चाहिए। जहां पर ये सीधे शब्द में आप समझिए, जहां पर द्विगुणित भी प्राप्त हो रहा हो, त्रिगुणित भी प्राप्त हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हमको त्रिगुणित ग्रहण करना है, ठीक है। यहाँ से और कुछ विशेष नहीं समझना है, यही बात समझना था। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब ग्रहों की आयु में हानि की बात कर, अभी तो वृद्धि की बात कर दिए, तो वृद्धि जिसका होगा ह्रास भी तो होगा इस परिस्थिति में। तो क्या कह रहे हैं? त्र्यंशम अवक्रो, त्र्यंशम वक अवक्रो रिपुभे नीचे अर्धम सूर्य लुप्त किरणश्च क्षपयति स्वायुर्दायान्नास्तं यातो रविज शुक्रौ। अब ये क्या कह रहे हैं? त्र्यंशम रिपुभे। अब रिपुभे अपने शत्रु राशि में यदि ग्रह हो तो उसमें 1/3 उसका क्या करना चाहिए? साधित आयु, जो भी आयु हमको प्राप्त है उस आयु में से 1/3 हमको घटा देना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 से भाग देने के बाद तृतीयांश प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। जो भी प्राप्त होगा वही आयु ग्रहण करना चाहिए। मतलब जैसे 9 वर्ष आयु प्राप्त है तो 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9, ठीक, कट गया। अब इस 9 में से 3 को हम घटा देंगे तो 6 वर्ष हम ग्रहण करेंगे। तो 3 तृतीयांश घटा देना है उसमें से, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहे हैं कि शत्रु क्षेत्र में हो गया, नीच राशि का हो गया। नीच राशि में क्या करना है? अर्धम, नीचे तो अर्धम ह्रसते ही ततस। अब ये केशवीय जातक पद्धति में ये पूरे अच्छे से बताया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नीच राशि में हो तो आधा आयु, मान के चलिए 9 वर्ष किसी ग्रह को प्राप्त है, लेकिन वो नीच राशि में, मंगल को ही 9 वर्ष प्राप्त है और ये किस में बैठा है? कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? 4.5 वर्ष लेंगे, 4 वर्ष 6 मास आयु होगा। क्यों? क्योंकि नीच राशि में होने के कारण से आधा आयु का ह्रास हो जाएगा। सूर्य लुप्त किरणाश्च, सूर्य लुप्त किरण मतलब सूर्य के सानिध्य में अस्तंग तत्व हो जाते हैं, ग्रह अस्तंग तत्व को प्राप्त करते हैं। तो सूर्य के सानिध्य में अर्थात सूर्य के नजदीक आने के कारण से अस्त जो ग्रह हो रहा होगा उसका भी क्या हो जाएगा? आयु आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो आधे आयु प्रदान करेगा। क्षपयति स्वायुर्दायान नास्तम यातो रविज शुक्रो। अब क्या कह रहे हैं? सभी ग्रह तो अस्तंग तत्व को प्राप्त होंगे, लेकिन रविज और शुक्र अर्थात यहाँ पर अस्तंग तत्व अगर अस्त हो रहा हो, कौन? शनि, रविज कहते हैं शनि को, और शुक्र, शनि और शुक्र ये यदि अस्त भी हो, इनके अस्त होने पर भी क्या होता है? आयु ह्रास नहीं होता है, आयु ह्रास नहीं होगा, ठीक है। आयु ह्रास नहीं होगा किसमें? सूर्य में और शुक्र में, ठीक है ना। नास्तम या तो ये अस्त नहीं होते हैं, अस्त होते हुए भी इसमें आयु ह्रास नहीं होता है, इसमें आधा आयु का हरण नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर एक बात देखिए, वक्रो, वक्रो शब्द जो है इसका 2 अर्थ लग जाता है। एक तो भटोत्पल टीका में भौमम वर्जयित्वा शत्रु राशि व्यवस्थितो ग्रह ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि आप पढ़ेंगे जब, तो आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी में आचार्य कुछ और लिखते हैं, हम आपको वो भी दिखा देंगे। लेकिन संस्कृत में क्या कह रहे हैं आचार्य भट्टोत्पल, जो कि बहुत प्रसिद्ध टीकाकार हैं, कि भौमम वर्जयित्वा, मतलब मंगल को छोड़ करके अन्य ग्रह यदि अपने शत्रु राशि का है तो उसके आयु में से तृतीयांश हमको घटा देना है। ठीक है, ये ऊपर पहली बात कह दिए। नीच राशि में सभी, नीच का अगर कोई भी राशि है तो उसका आधा आयु ह्रास कर देना है। सूर्य से अस्त कोई भी ग्रह है तो उसका आयु ह्रास कर देना है, कितना, आधा। लेकिन किसको किसको छोड़ करके, शुक्र और शनि को छोड़ करके। शुक्र और शनि यदि अस्त हो रहे हैं तो उनके आयु में कोई ह्रास नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे विशेष करके हिंदी व्याख्याकार क्या कह रहे हैं कि वक्र शब्द से मंगल का ग्रहण किए हैं, ऐसा पाठ असंगत है, क्योंकि पूर्व श्लोक वक्रोचयोस्त्र गुणितम से सिद्ध हो चुका है कि वक्री ग्रह से आयुर्दाय की वृद्धि ही होती है। ठीक है, अब वक्री ग्रह कोई नहीं है और वो मार्गी ग्रह है, तो फिर क्या होगा, तो मार्गी ग्रह ये आचार्य ले रहे हैं हिंदी टीकाकार। तो जब हम मार्गी ग्रह देखेंगे तो मार्गी ग्रह में क्या कह रहे हैं कि त्र्यंशम, तो मार्गी ग्रह तो अपने राशि का भी होता है, सूर्य कभी वक्री होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्र्यंश घटा देंगे। तो यहाँ पर भट्टोत्पल जी का जो मत है कि मंगल को छोड़ करके, ठीक है, ऊपर से यदि हम अन्वय करेंगे तो यही दिखता है कि ह्रास कर देना है। फिर भी यहाँ पर भट्टोत्पल जी लिए हैं भौमम वर्जयित्वा, तो आप विचार कर सकते हैं कि क्या करना है। भौमम वर्जयित्वा करके भी देख सकते हैं आयु में, और जो है मार्गी करके भी देख सकते हैं, जो ठीक लगे। तो वो आयु ह्रास कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे इस श्लोक में कि सर्वार्ध सर्वार्ध त्रिचतुर्थेन्द्रिय तूर्य द्रिय ऋतु, ऋतु है ये, ऋतु भागान व्ययाद्धरन्त्यशुभाः संतो धर्मतो वामं बलवानेकर्क्षगेष्वेकः। क्या कह रहे हैं कि सर्व अर्ध त्रिचतुर्थ इंद्रिय ऋतु भागान, मतलब क्या हो गया, सर्व मतलब पूरा का पूरा, क्या कर देंगे, ह्रास हो जाएगा, आधा ह्रास होगा, तृतीयांश ह्रास होगा, चतुर्थांश ह्रास होगा। इंद्रिय, इंद्रिय कितने हैं, पंच, पंचमांश ह्रास होगा। ऋतु, षडमांश ह्रास होगा, मतलब 6 से भाग दे करके जो भागफल आएगा उसको हम उस पूर्ण आयु में से घटा देंगे। व्ययात हरन्ति अशुभाः, व्ययात हरन्ति अशुभाः। तो क्या कह रहे हैं कि यदि व्ययात, मान के चलिए कुंडली है ये, इस कुंडली में आप देखिए अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगी, आयु का विषय है, आयु थोड़ा पेचीदा विषय है, फिर भी हम कोशिश किए हैं कि आपको आसानी से आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तब भी नहीं आएगा तो फिर हम आप मैसेज करेंगे, हम पुनः आपको बताएंगे। ये लग्न हो गया, ये सप्तम हो गया। ये क्या कह रहे हैं कि व्ययात, यहाँ पर देखिए व्ययात हरंती अशुभाः, अशुभ ग्रह के लिए क्या कह रहे हैं, अशुभ ग्रह के लिए उल्टे क्रम में हमको क्या करना है, घटाना है। तो उल्टे क्रम में कैसे घटाना है, तो कह रहे हैं कि यदि द्वादशांश में, द्वादश भाव में, सॉरी, द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह है तो इसके आयु का क्या होगा, संपूर्ण हरण हो जाएगा। तो इससे जो आयु व्यक्ति को प्राप्त होगा उस आयु का संपूर्ण हम क्या करेंगे, काट देंगे, उस आयु को नहीं जोड़ेंगे उस व्यक्ति के जीवन के आयु में। फिर क्या कह रहे हैं कि एकादश भाव में यदि कोई ग्रह है और इस ग्रह से हमको आयु प्राप्त हो रहा है तो इसके आयु का क्या करेंगे, आधा हरण कर देंगे, आधा भाग निकाल करके फिर रखेंगे उसमें जोड़ने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं कि दसम भाव में हो गए तो तृतीयांश निकाल लेंगे, इसमें क्या करेंगे, तृतीयांश हम कम करके फिर आयु रखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, चतुर्थांश कहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, पंचमांश, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, षष्ठांश, क्रम से कह रहा था ना। ये द्वादश भाव में हो तो सर्व पूरे हरण कर देंगे, एकादश में हो तो आधा,
दशम में हो तो नवम में हो तो चतुर्थांश, अष्टम में हो तो पंचमांश, और ऋतु ऋतु से क्या है सप्तम में हो तो षष्ठांश आयु का हरण करेंगे। अर्धम अतो वामम बलवाने कर्क्षगेष्वेकः। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो हमारा आयु है अशुभ के लिए बता लिए संतो अर्धमतो। अब यदि शुभग्रह इस प्रकार से है तो क्या करेंगे, शुभग्रह में तो हम पूरा का पूरा हरण नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं यदि द्वादश स्थान में 12वें घर में शुभग्रह बैठा हुआ हो और शुभग्रह से आयु प्राप्त हो रहा हो तो उस आयु का आधा हरण करेंगे। द्वादश भाव में यदि शुभग्रह हो तो क्या करेंगे, अर्ध आयु हरण करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि एकादश भाव में हो तो चतुर्थांश, ये सर्व वाला हटा करके फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या कह रहे हैं कि दशम स्थान में हो तो क्या करेंगे, एकादश स्थान में क्या कह दिए, चतुर्थांश हरण करेंगे। फिर दशम स्थान में हो तो षष्ठांश, और नवम स्थान में हो तो अब देखिए क्रम से क्या है, द्वादश में हो तो ये शुभ के लिए कह रहे हैं, ठीक है, शुभ के लिए है। चक्र बना करके ही चक्र में लिख देते हैं, आपको सुविधा हो जाएगी, याद भी नहीं करना पड़ेगा और देख करके समझ में भी आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, यदि ये शुभ के लिए है, शुभ ग्रह की स्थिति ऐसी हो, इसमें शुभ ग्रह हो जाए तो अर्ध हरण करेंगे, ठीक है। और एकादश स्थान में चतुर्थांश हरण करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, दशम स्थान में षडभाग हरण करेंगे, षडांश। फिर नवम स्थान में अष्टमांश हरण करेंगे और अष्टम स्थान में दशमांश हरण करेंगे, ठीक है। ये आयु हरण करेंगे से क्या तात्पर्य है, जो आयु प्राप्त है और यहाँ शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उस संपूर्ण आयु में 10 से भाग दे करके जो प्राप्त होगा उसको उस आयु में से हम घटा देंगे। फिर क्या करेंगे, द्वादश भाग, सप्तम भाव में कोई ग्रह है तो द्वादशांश आयु हरण करेंगे, ठीक है। ये क्रम से हो गया। अब यहां से क्या कह रहे हैं कि द्वादश एकादश, दशम, नवम, अष्टम, सप्तम, ये इसमें अगर अनेक ग्रह हैं तो क्या करेंगे, वामम बलवान एकाक्षगेषु एकः। यदि एक भाव में अनेक ग्रह हैं, यहाँ पर एक साथ में अनेक ग्रह हो जाए किसी भाव में तो क्या सभी का आयु हरण करेंगे, तो कहते हैं नहीं, एक बलवान, जो सबसे अधिक बलवान ग्रह है उस एक बलवान का ही हम आयु हरण करेंगे और किसी भी ग्रह का आयु हरण नहीं करेंगे, ऐसा आचार्य वचन है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। ये क्रम से था आयु बृहद जातकम, ये लघु जातकम के अनुसार, क्योंकि अभी हम लघु जातकम में ही हैं तो इससे इतर ग्रंथ के आधार पर आयु का चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो अन्यत्र देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कक्षा में आज आयु के इसी भाग को हम रखेंगे। आप आयु साधन यदि करने के इच्छुक होंगे तो कीजिएगा। इस ग्रंथ से रिलेटेड जो भी आप आयु साधन करेंगे उसमें हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आपको जो भी दिक्कत आएगी उस समस्या का समाधान हम करेंगे। तो आज इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, पुनः इससे संबंधित अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।